हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की सीरीज में पिछली क्लास तक हम लोग अनुच्छेद 88 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 89 शुरू करेंगे और अनुच्छेद 89 से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर देख लें। आज हम लोग अनुच्छेद 89 से शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ। यहाँ से एग्जाम में हालांकि सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, जिसका कारण ये है कि बहुत से शिक्षकों द्वारा इसे पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन जब भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आज आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 89 से लेकर अनुच्छेद 96 तक। और इसमें अनुच्छेद 89 से 96 तक में सदनों के अधिकारी के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बात ये करते हैं कि वास्तव में सदनों के अधिकारी हैं क्या। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी विधायिका है वह है संसद, जो समूचे देश के लिए नियम और कानून बनाने का काम करती है। और यह संसद जो है दो सदनों से मिलकर बनती है। यह संसद दो सदनों से मिलकर बनती है, जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। इस राज्यसभा और लोकसभा में और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अधिकारी पद पर होते हैं। आज हम ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे जो उस राज्यसभा और लोकसभा में अधिकारी पद पर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी विधायिका है वह है संसद, जो समूचे देश के लिए नियम और कानून बनाने का काम करती है। और इसके दो सदन होते हैं, जिनके नाम हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं वह होते हैं सभापति। और बात किया जाए तो और अधिकारी जो होते हैं उनका नाम है उपसभापति। क्या है तो उपसभापति। ठीक है, इसी प्रकार लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में भी अधिकारी होते हैं और उन्हें कहा जाता है अध्यक्ष, और एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभापति को ही कभी कभी चेयरमैन भी कह दिया जाता है। सभापति को कभी कभी चेयरमैन भी कह दिया जाता है और उपसभापति को वाइस चेयरमैन कह दिया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार अध्यक्ष को कभी कभी स्पीकर भी कहा जाता है। स्पीकर इसका इंग्लिश शब्द है बस। ठीक है, और इसे वाइस स्पीकर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 89 से और देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 89 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। यह कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 89 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन? तो हम लोग कहेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो इस बात को अनुच्छेद 64 में भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, यही बातें हमारे संविधान के अनुच्छेद 89 में भी कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और आगे क्या कहा गया है? तथा राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब एक नए उपसभापति का चुनाव करेगी। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सभापति होता है यह वास्तव में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये जो सभापति होता है यह वास्तव में राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, क्योंकि यह राज्यसभा से नहीं आ रहा है। यह वास्तव में भारत का उपराष्ट्रपति है जो सभापति के रूप में कार्य करता है।
लेकिन अगर बात किया जाए उपसभापति की, तो उपसभापति जो है वह राज्यसभा से ही चुना जा रहा है और यह जो है राज्यसभा का एक सदस्य होता है। ठीक है, पहला डाउट ये होगा कि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है और उपसभापति राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो हमारे संविधान में सभापति और उपसभापति के कार्यकाल के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वह 5 वर्ष का होगा। इसका मतलब ये है जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही तो सभापति के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे नंबर पे बात किया जाए उपसभापति की, उपसभापति के भी बारे में बताया नहीं गया है कि इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपसभापति का अधिकतम कार्यकाल तो 6 वर्ष हो सकता है। लेकिन मान लीजिए 6 वर्ष तो होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन मान लीजिए 6 वर्ष में अगर इसका 2 वर्ष बीत गया है और सिर्फ बचे हैं 4 वर्ष, तब ये जो उपसभापति चुना जाएगा वह तो 4 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। अगर 5 वर्ष बीत गए हैं तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये कहेंगे कि हमारे संविधान में उपसभापति का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 89। अब देखते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 90 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग एवं हटाया जाना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है सिर्फ उपसभापति, यहाँ पर सभापति के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि सभापति जो है वह वास्तव में उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जो किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 68 में किया गया है और इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सभापति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 68 में किया गया है और उपसभापति के बारे में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 90 में किया गया है। क्या कहा गया है? उपसभापति का पद रिक्त होना। इसका मतलब क्या है? पहले नंबर पे देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का एक सदस्य होता है। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी भी कारण से उपसभापति की सदस्यता राज्यसभा से चला जाता है तो उसका पद जो है स्वतः रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उपसभापति के लिए यह जरूरी है कि अगर उन्हें अपने पद पर रहना है तो राज्यसभा में उनकी सदस्यता बनी रहे, राज्यसभा में उनकी सदस्यता बनी रहे। ये हो गया। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो कहा गया है पद त्याग। कहने का मतलब यह है कि अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको दे सकते हैं? तो उपसभापति किसी भी समय सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उपसभापति किसी भी समय अपना त्याग पत्र सभापति को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एवं हटाया जाना, कहने का मतलब ये है मान लीजिए इन दोनों स्थितियों में भी कोई कुछ नहीं होता है, तब अगर उपसभापति को हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा? तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि इसके लिए राज्यसभा में एक संकल्प पत्र लाना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और जब यह प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम 14 दिन पूर्व की 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना उपसभापति को दिया गया हो कि हाँ, हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें राज्यसभा को, संविधान के द्वारा राज्यसभा को दिया गया है कि इसके लिए कुछ अन्य प्रावधान भी राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर उपसभापति की सदस्यता राज्यसभा से चली जाती है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरे में देखा कि उपसभापति किसी भी समय सभापति को त्याग पत्र दे सकता है। तीसरे में हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा में लाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी समय उपसभापति को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम 14 दिन पूर्व उपसभापति को इसकी सूचना दे दी गई हो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा,
लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देगा, क्योंकि ये जो सभापति है वास्तव में उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र अपना देता है राष्ट्रपति को। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया अनुच्छेद 90। अब देखते हैं अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में कहा गया है सभापति के रूप में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के अधिकार। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा अनुच्छेद 90 का। भाई सभापति तो करेगा ही राज्यसभा का, लेकिन अगर किसी भी कारण से सभापति का पद रिक्त होता है तब जो है उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन मान लीजिए सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तब राज्यसभा का सदस्यता कौन करेगा? तब राज्यसभा की सदस्यता करेगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। हमारे संविधान में सीधा सीधा कहा गया है कि यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। यदि सभापति और उपसभापति दोनों नहीं हैं तो राष्ट्रपति राज्यसभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को सभापति के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जब सभापति और उपसभापति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति सभापति के रूप में जितने दिन कार्य करेगा उसे जो भी वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी वह सभापति के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरे नंबर में अनुच्छेद 90 में ही कहा गया है कि मान लीजिए किसी बैठक में यहाँ तो अस्थाई है कि पता है कि सभापति भी नहीं है उपसभापति भी नहीं है, तब राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर देगा। लेकिन मान लीजिए अचानक किसी बैठक में, यहाँ पर एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बैठक। अगर मान लीजिए किसी बैठक में सभापति नहीं है तो उपसभापति अध्यक्ष सभापति तो करेंगे, लेकिन उपसभापति भी नहीं है, इसका मतलब दोनों नहीं है, तब कौन जो है सभापतित्व तो करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब एक दिन की बात है तो एक दिन के लिए राष्ट्रपति तो यहाँ पर नियुक्त करने नहीं आएगा। तो ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी बैठक में सभापति और उपसभापति नहीं है तो राज्यसभा किसी भी व्यक्ति को सभापति के रूप में नियुक्त कर सकती है। कहने का मतलब यह है अगर पहले से पता है कि दोनों नहीं है तब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। लेकिन अचानक अगर किसी बैठक मतलब 1-2 दिन का होती है, अगर किसी बैठक में सभापति और उपसभापति नहीं हैं तो राज्यसभा किसी भी सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त कर सकती है। ठीक है, ये तभी तक सभापतित्व का काम करेंगे जब तक ये दोनों लोग नहीं हैं, और जैसे इनमें से कोई भी आ जाएगा तो सभापतित्व करने लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में क्या है थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 91 में है सभापति के रूप में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के अधिकार। अच्छा, यही तो हम लोगों ने देखा अभी, अनुच्छेद 91 तो हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 में क्या है, सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित होने पर उसका पीठासीन न होना। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। सभापति या तो ये करते हैं या तो ये करते हैं। मान लीजिए सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का कोई प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन यह प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है और उस पर बहस होनी है या वोटिंग होनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो सभापति या उपसभापति उस समय सभापतित्व तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर सभापति की बात किया जाए तो सभापति अपना पक्ष रख सकता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर उपसभापति की बात किया जाए तो उपसभापति चूंकि राज्यसभा का सदस्य भी होता है, अगर उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो ये अपना पक्ष तो रखेगा ही, साथ ही साथ सभी बैठकों में भाग भी लेगा और साथ ही साथ मतदान भी करेगा, लेकिन निर्णायक मतदान नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अगर सभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वह पीठासीन नहीं होगा और ना तो उसे मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो निर्णायक मत तो नहीं दे सकता है, लेकिन एक आम सदस्य की भांति वह मतदान कर सकता है, क्योंकि जो हटाया जा रहा है उसके उपसभापति के पद से हटाया जा रहा है, वह राज्यसभा का सदस्य तो रहेगा ही। ठीक है,
तो अनुच्छेद 92 में ही है, सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित होने पर वह सभापतित्व तो नहीं होगा या पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, लेकिन सभापति मतदान नहीं कर सकता है, न तो निर्णायक मतदान न तो कोई मतदान। लेकिन उपसभापति मतदान भी कर सकता है, बैठक में भाग भी ले सकता है, लेकिन निर्णायक मतदान नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है उपसभापति राज्यसभा के एक आम सदस्य की भांति कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 92। अब देखते हैं अनुच्छेद 93 में क्या है। अनुच्छेद 93 ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने पूरा राज्यसभा के बारे में देख लिया, अब लोकसभा के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार अनुच्छेद 89, 90, 91, 92 4 अनुच्छेदों में राज्यसभा के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक इसके उल्टा 93, 94, 95 और 96 4 अनुच्छेदों में लोकसभा के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है 4 अनुच्छेद इसके हैं और 4 अनुच्छेद इसके हैं और टोटल मिलाकर 8 अनुच्छेद हैं सदन के अधिकारियों के बारे में। ठीक है, क्या कहा गया थोड़ा देखिएगा 93 में, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 93 में कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाएगा, और ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनेंगे वह लोकसभा के सदस्य ही बनेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने देखा ये तो सदस्य है, ये उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी बात किया जाए तो लोक अध्यक्ष जो होगा वह लोकसभा का सदस्य होगा। इसकी भी बात किया जाए तो ये भी लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है, अब आगे मतलब समझिएगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हमारे संविधान में यह कहा गया है लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी समय, आगे देखिए हमारे संविधान में, पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। हमारे संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिस प्रकार सभापति और उपसभापति के कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उसी प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन सामान्यतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह उतने ही वर्षों का होता है जितने वर्षों का लोकसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर किसी भी समय लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होगा। यह अध्यक्ष तब तक बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा बन न जाए और उसके प्रथम बैठक हो, उसके पहले जो है यह अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे देगा। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए ये लोकसभा है, इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष भी इस 5 वर्ष में रहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर ये लोकसभा तो समाप्त हो गई, इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष का पद भी समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष का पद समाप्त अभी नहीं होगा। ये जो है तब तक बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा ना बन जाए, और जब नई लोकसभा बनेगी इसकी प्रथम बैठक होना होगा, उसके जस्ट पहले जो है यह अध्यक्ष अपना पद छोड़ देगा। अब बात ये आती है, जब ये अध्यक्ष अपना पद छोड़ देगा तो प्रथम जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वह कैसे होगा? तो उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है इसी लोकसभा में से किसी बुजुर्ग सदस्य या किसी सीनियर सदस्य को एक अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। और ये जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वह बिल्कुल अस्थायी तौर पर होते हैं। उनका सिर्फ यही काम होता है कि वह पहले अध्यक्ष का केवल चुनाव करवा दें बस, और जैसे ही इनका चुनाव हो जाता है वैसे जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे वह उनका कार्यकाल, उनका पद चला जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जो प्रथम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। और ये जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है उसी को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम मतलब अस्थायी, स्पीकर का मतलब अध्यक्ष। इसी को क्या कहा जाता है,
प्रोटेम स्पीकर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। और आगे बात किया जाए प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है, तो लोकसभा के प्रथम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ठीक है, अध्यक्ष की जब चुनाव होती है तो इसके तारीख की घोषणा जो किया जाता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन जब उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो इसके चुनाव की तारीख की घोषणा जो किया जाता है वह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद, हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 93। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग एवं हटाया जाना। इसका मतलब क्या है? चूँकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है, यदि किसी भी कारण से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सदस्यता लोकसभा से चली जाती है तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है वह रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद पर बने रहने के लिए यह जरूरी है कि वह लोकसभा में अपनी सदस्यता भी बनाए रखें। हालांकि ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन में जो अध्यक्ष बनता है वह अपने दल से त्यागपत्र दे देता है। जिस सदन का चाहे जिस पार्टी से रहे, जब वह अध्यक्ष बन जाता है तो वह अपने पार्टी से त्यागपत्र दे देता है। लेकिन हमारे यहाँ अध्यक्ष बने रहने के लिए या उपाध्यक्ष बने रहने के लिए यह जरूरी है कि उसकी सदस्यता भी बनी रहे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः हमारे यहाँ 10वीं लोकसभा तक जो है 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वह सत्ता दल से ही चुने जाते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से एक परंपरा बनी कि जो अध्यक्ष आएगा वह तो सत्ता पक्ष से ही आएगा, लेकिन ये जो उपाध्यक्ष आएगा वह जो है विपक्षी दल से आएगा। ठीक है, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक परंपरा बन गई है बस। ठीक है, ये हो गया क्या हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 94 में पद रिक्त होना। इसका मतलब यह है कि इसमें इसकी क्या होना चाहिए, सदस्यता बनी रहनी चाहिए। और त्यागपत्र की बात किया जाए तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसी भी समय उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष किसी भी समय अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। यहाँ पर बात किया जाए तो उपसभापति सभापति को देगा, लेकिन उपसभापति सभापति को देगा, लेकिन सभापति उपसभापति को नहीं देगा। ये जो देगा ये देगा राष्ट्रपति को, क्योंकि यह जो होता है वास्तव में उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये हो गया पद त्याग एवं हटाया जाना। इसका मतलब यह है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाना है, यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाना है तो इसके लिए यह जरूरी है कि लोकसभा में एक संकल्प पत्र या एक प्रस्ताव लाया जाए। एक संकल्प पत्र या एक प्रस्ताव लाया जाए, और यह प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो इसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिया जाए जिसको भी हटाया जाना है। ठीक है, कि हाँ हम आपको आपके पद से हटाने वाले हैं। और जब प्रस्ताव लाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें वोटिंग होगी, और वोटिंग जो होगी वह पूर्ण बहुमत के आधार पर होगी 50% +1। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में मान लीजिए 545 सदस्य हैं, तो इसका 50% +1 का मतलब यह है कि लगभग 273 सदस्य जो हैं वोटिंग करें कि हाँ हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, तब तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा। अन्यथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, और इसी को कहा जाता है विशेष बहुमत। इसका मतलब ये है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो हटाया जाता है वह विशेष बहुमत के आधार पर हटाया जाता है। यहाँ पर हमने शायद उपसभापति को नहीं बताया था, तो उपसभापति को भी ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हटाया जाता है कि 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा, उसके बाद 50% +1 से ये प्रस्ताव पारित करना होगा।
साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा अपने लिए कुछ अन्य प्रावधान भी कर सकती है। तो ये प्रावधान कर दिया गया है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाना है तो 14 दिन पूर्व तो सूचना देनी ही पड़ेगी, लेकिन इस प्रस्ताव को लाए जाने के लिए कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर 50 लोगों के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रस्ताव ही नहीं लाया जा सकता। फिर यह हो गया अनुच्छेद 94। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के अधिकार। अनुच्छेद 95 जो है बिल्कुल वही है जो अनुच्छेद 93 में है, सभापति के रूप में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के अधिकार। यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के अधिकार। तो ध्यान से समझिएगा अनुच्छेद 95। यह कहा गया है कि यदि किसी भी समय अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हैं तब राष्ट्रपति लोकसभा में से किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन फिर वही बात आगे आती है दूसरे नंबर पे कि मान लीजिए अचानक किसी बैठक होना है और किसी कारण से तुरंत अध्यक्ष भी नहीं आ पाते हैं, उपाध्यक्ष भी नहीं आ पाते हैं। अब तुरंत तो राष्ट्रपति भागते हुए आएगा नहीं कि हाँ किसको नियुक्त कर दिया जाए। तब इस स्थिति में कहा गया अगर किसी बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं आ पाते हैं तब लोकसभा के सदस्य किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और यह व्यक्ति जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा तभी तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है। जैसे ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आते हैं वैसे ही वह अपना पद छोड़ देगा और वह फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 96 की। अब देखते हैं अनुच्छेद 96। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित होने पर उसका पीठासीन ना होना। बिल्कुल वही चीज़ें कही गई हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 92 में है, 96 में। यहाँ पर सभापति के बारे में बताया गया है, यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया है यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है और यह प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं, वह अध्यक्षता तो नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा वह लोकसभा की सभी बैठकों में एक आम सदस्य की भांति भाग ले सकते हैं और एक आम सदस्य की भांति जो है मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन निर्णायक मत देने का इन्हें अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब ये है जैसे कोई प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और आधे लोग चाहे ये हो आधे लोग चाहे ये हो, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत देता है। लेकिन अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है तब वह मतदान तो कर सकता है लेकिन निर्णायक मत करने का उसे अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 96। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा था सदनों के अधिकारी के बारे में प्रावधान। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।